सभी महिलाओं से एक त्वरित सवाल है। क्या मुस्लिम देशों से होने वाले प्रवास ने आपके देशों को महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित बनाया है या कम सुरक्षित? अगर हम महिलाओं की सुरक्षा को महत्व देते हैं, जैसा कि हम सभी कहते हैं, तो मुझे लगता है कि यह न केवल एक वैध सवाल है, बल्कि एक महत्वपूर्ण सवाल भी है। फर्क नहीं पड़ता कि आप नीदरलैंड्स, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, विस्कॉन्सिन या स्वीडन से हैं। आप सभी जवाब जानते हैं। और एक पल के लिए इस बारे में सोचिए। क्या आपने कभी अपने अखबार के पहले पन्ने पर इस बारे में कोई लेख देखा है? आप सोचेंगे कि लोग इस बारे में बात करेंगे, है ना? पहले पन्ने पर इजराइल के बारे में लेख, बिल्कुल, हर दूसरे दिन। लेकिन आपके देशों में प्रवास का अपराध या महिलाओं की सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है, आप ये नहीं देखेंगे। और जब इसका जिक्र किया भी जाता है, तो वे हमेशा इसे मीठे शब्दों में कहते हैं या इधर उधर की बातें करते हैं। स्वीडन में जन्मे लोग नहीं, प्रवासी, वे लोग जो मध्य पूर्व या उत्तरी अफ्रीका से आए हैं, लेकिन इजराइल नहीं। वे पूरी दुनिया की बातें घुमा फिरा कर करते हैं, लेकिन कभी सीधा नहीं कहते। इसका कारण कि यह सामने नहीं आता, ये नहीं है कि यह महत्वहीन है, बल्कि यह है कि यह प्रचलित विचारधारा के खिलाफ जाता है, बहुसांस्कृतिकता की विचारधारा। आपको यह कहने की अनुमति नहीं है कि एक संस्कृति, एक मूल्य प्रणाली दूसरी से बेहतर है। और यह पूरी तरह बकवास है, और इसे साबित करना बहुत आसान है। आइए महिलाओं से जुड़े उदाहरणों पर ही बने रहते हैं। क्या महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं? क्या किसी पुरुष को अपनी पत्नी को पीटने की अनुमति है? शरिया कानून के अनुसार हाँ, उसे अनुमति है। एक पुरुष से यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि उसने अपनी पत्नी को क्यों मारा। यह हमारी पहचान है, एक महिला को पीटना, और इस पुरुष को स्वीकार किया जाना चाहिए। वादे का वादा और कानून, पिटाई, और पिटाई अंतिम नहीं है। क्या आप इसका विरोध करते हैं? क्योंकि अगर सभी संस्कृतियां बराबर हैं और कोई बेहतर या बुरी नहीं है, तो शायद अपनी पत्नी को पीटना भी ठीक है। और लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या वे तानाशाही से बेहतर हैं? अगर आप सोचते हैं, अरे ये तो स्पष्ट है, मैं निश्चित रूप से महिलाओं के अधिकारों, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता हूं, तो मेरे पास आपके लिए एक खबर है। आप एक बिगड़ा हुआ व्यक्ति हैं जो जीवन की सबसे बुनियादी चीजों की कद्र नहीं करता। दुनिया भर में केवल लगभग 20 या 30% लोग ही अपने सरकार या धर्म के खिलाफ खुलकर बोलने का साहस कर सकते हैं। बिल्कुल, आप रूस में पुतिन की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आपकी बालकनी से गिरने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। आप चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको अपने बैंक खाते तक पहुंच नहीं मिलेगी। आपकी पत्नी की नौकरी चली जाएगी और आपके बेटे को विश्वविद्यालय से निकाल दिया जाएगा। मुस्लिम देशों में आप इस्लाम की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन वह आपके जीवन की आखिरी चीज होगी जो आप करेंगे। दुनिया के अधिकांश लोग वह आजादी की हवा नहीं सांस लेते जो हम पश्चिम में लेते हैं। और अगर आप इसकी कद्र नहीं करते, तो अपनी सोच को दुरुस्त करें। यह आसान नहीं है, क्योंकि दशकों से हमें यह सोचने के लिए ब्रेन वॉश किया गया है कि सभी संस्कृतियां बराबर हैं। मैं आपको एक पल में इस भ्रम से बाहर निकालने में मदद करूंगा, लेकिन पहले उन लोगों के लिए एक स्पष्टीकरण जो मेरी बात को जानबूझकर गलत समझते हैं। जहां तक उन चीजों की बात है जिनका कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जैसे त्वचा का रंग, जापानियों जैसी शिष्टता को महत्व देने वाली संस्कृतियां, या इजरायलियों जैसी खुलापन पसंद करने वाली संस्कृतियां, इटालियन पास्ता बनाम जर्मन कार्टोफेल आलू, मैं विविधता के पूरी तरह पक्ष में हूं। क्यों नहीं? लेकिन जब बात मूल्यों की आती है, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत खुश हूं कि मैं किसी मुस्लिम या कम्युनिस्ट देश में नहीं रहता, या किसी ऐसे अर्ध समाजवादी राज्य में नहीं जो वे मूल्य नहीं मानता जिनमें मैं विश्वास करता हूं। क्या वहां के सभी लोग बुरे हैं? नहीं। लेकिन क्या मेरे मूल्य, लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकार उनके मूल्यों से बेहतर हैं? हाँ, बिल्कुल। बहुसांस्कृतिकता से हुआ नुकसान गहरा और व्यापक है, क्योंकि लोगों को एक निश्चित मूल्य प्रणाली के साथ अपनी पहचान बनानी होती है। जब कोई साझा मूल्य प्रणाली नहीं होती, तो एक सांस्कृतिक शून्य पैदा होता है, जो पहचान की हानि, कट्टरता और अंततः अन्य संस्कृतियों की घुसपैठ की ओर ले जाता है। और वे संस्कृतियां, जाहिर है, लोकतांत्रिक नहीं होती। और एक बार फिर चलिए थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हैं। आखिर बहुसांस्कृतिकता को वास्तव में कहां बढ़ावा दिया गया था? क्या सऊदी अरब में ऐसा है? ईरान में? यमन में? लीबिया में? असल में नहीं। सोचिए इस बारे में। गैर लोकतांत्रिक संस्कृतियों के लोग आपके देश में प्रवास करते हैं। अगर आप उन्हें बताते हैं कि उनकी संस्कृति आपकी संस्कृति के बराबर है,
तो यह केवल समय की बात है कि आपका देश भी लोकतांत्रिक रहना बंद कर देगा, ठीक वैसे ही जैसे वे देश जहां से वे आए हैं। तो आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? अपने ऊपर थोपे जा रहे बहुसांस्कृतिक नैरेटिव के आगे हार मत मानिए। यह आसान नहीं है, और अगर आपको मदद चाहिए तो मैं आपके लिए यहां हूं। गहरी सांस लीजिए और मेरे पीछे दोहराइए। मेरे पास नैतिक दृढ़ता है। लोकतंत्र तानाशाही से बेहतर है। महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं। महिलाओं की सुरक्षा राजनीतिक रूप से सही होने से अधिक महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति शहद जितनी मीठी है। ईश्वर का शुक्र है कि मैं पश्चिम में रहता हूं, न कि किसी मुस्लिम या कम्युनिस्ट देश में। अच्छा लगता है ना? अब जब आपके पास नैतिक दृढ़ता है तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आप झूठ को और भी स्पष्ट रूप से देखना शुरू कर देंगे। आप देखेंगे कि जो लोग बहुसांस्कृतिकता का प्रचार करते हैं, जो अन्य संस्कृतियों की आलोचना करने से इनकार करते हैं, वे हमेशा एक अपवाद बनाते हैं। उन्हें एक संस्कृति की आलोचना करना बहुत पसंद है, पश्चिमी संस्कृति की, और एक तरह के लोगों की, मेरे जैसे लोगों की। पश्चिमी लोग जो सच में अपने देश से प्यार करते हैं। मुझे उस अमेरिकी का कहीं अधिक सम्मान है जो अपने देश से प्यार करता है, उस ब्रिटिश का जो अपने देश से प्यार करता है, उस पोलिश का जो अपने देश से प्यार करता है, उन लोगों की तुलना में जो नकली तथा कथित अंतर्राष्ट्रीय नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आपके पास नैतिक दृढ़ता है और आप सही और गलत में फर्क जानते हैं, तो इसे अगले स्तर पर ले जाइए और कुछ अच्छा करें। सबसे पहले अपनी नैतिक दृढ़ता पर गर्व करें और इसे दूसरों को दिखाएं। दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। और समाप्त करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो अच्छा कर सकते हैं, उनमें से एक है किसी अच्छे उद्देश्य के लिए दान करना। युद्ध में लगभग 1000 सैनिक मारे जा चुके हैं। 10,000 से अधिक आईडीएस सैनिक मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और आघात से जूझ रहे हैं। 60 से अधिक सैनिकों ने अपनी जान ले ली है। जब कोई सैनिक युद्ध में मारा जाता है या घायल होता है, तो असली बोझ उसके परिवार पर पड़ता है। छूटी हुई नौकरी बिल, यहीं पर मीर पनीम आगे आता है। मीर पनीम इस समय 500 रिजर्विस्ट परिवारों को साप्ताहिक डिनर, उनके बच्चों के लिए पैक्ड लंच और सरप्राइज केयर पैकेज के साथ सहायता कर रहा है। अपने कई खाद्य सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से वे होलोकॉस्ट से बचे लोगों, संघर्ष कर रहे परिवारों और आघात से जूझ रहे लोगों को स्थिरता पाने और ठीक होने की शुरुआत करने में मदद करते हैं। वे जहां भी जरूरत होती है वहां पहुंच जाते हैं, घायल सैनिकों से मिलने, आईडीएफ सैनिकों की विधवाओं और अनाथों का समर्थन करने, जरूरी उपकरण, कॉम्बैट ड्रोन और बहुत कुछ फंड करने के लिए। मीर पनीम को दिया गया दान इजराइल और अमेरिका में टैक्स में छूट योग्य है, जिससे आप कम खर्च में अधिक दे सकते हैं। मैं खुद भी उन्हें दान करता हूं। मेरे साथ जुड़िए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें जिनमें नैतिक रीढ़ की कमी है। मुझे यकीन है कि वे इस बात की सराहना करेंगे कि आप सोचते हैं कि उनमें नैतिक रीढ़ नहीं है। अब गंभीरता से कहूं तो कई अच्छे लोग इस बहुसांस्कृतिक बकवास में फंस गए हैं, और मेरी अगली वीडियो वास्तव में इसी बारे में होगी कि अच्छे लोग, सच में अच्छे लोग, इस संघर्ष को क्यों नहीं समझ पाते। और मैं एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दूंगा जिसकी मैं बहुत सराहना करता हूं। ऐसा व्यक्ति जो मेरी इंडस्ट्री यानी ट्रैवल इंडस्ट्री में बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन जो इस मामले में बहुत बहुत गलत है। मीर पनीम का लिंक नीचे है। अगले वीडियो में मिलते हैं। यल्ला बाय।